वक्फ को लेकर जिस तरीके की हिंसा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई, आज उसको लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो पूरी हो गई। कोर्ट के जजों ने जो आदेश है वो सुरक्षित रखा है। विश्व हिंदू परिषद ने कोलकाता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। यह याचिका में पूरा घटनाक्रम की जो जांच है वो एनआईए से कराने की मांग कर रहे थे, साथ ही साथ बेघर लोगों की घर वापसी और स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की गई थी। वहीं ममता बनर्जी सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया कि पिता पुत्र की हत्या चाकू घोंपकर करने के आरोप में 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमने विस्फोटक अधिनियम के तहत 2 मामले भी दर्ज किए। 38 परिवारों को उनके घरों में पुनर्वासित किया गया है। हिंसा की जांच के लिए मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी की अध्यक्षता में 2 एसआईटी भी गठित की गई हैं। साथ ही साथ सरकार ने भी कहा कि हम ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। डायमंड हार्बर एक आसान राजनीतिक टारगेट है, इसलिए भाजपा की याचिका में उसका उल्लेख किया गया है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जिले जिले जल रहे हैं, यह बात सच नहीं है। हम केंद्रीय बल की तैनाती पर कोई आपत्ति नहीं है और आप पहले के आदेश को जारी रख सकते हैं। इस तरीके की जो दलील है वो आज कोर्ट में दी गई। कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अपने नायकों को विस्मृत करके कोई भी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय। मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। लगातार योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की सरकार को विफल बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आरोप लगाया कि ये ध्रुवीकरण करने की जगह नहीं है। चुनाव आने में 1 साल पहले ये होता है, ये सब एजेंसी के जरिए कराया जाता है। जिन्होंने कराया है, मैंने कल बताया था, बीजेपी का आईटी सेल बंगाल को लेकर देश भर में फेक खबरें फैलाता है। जैसे बारिश होने से कुछ लोग मछली पकड़ने निकल जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग, राजनीतिक लोग, मछली पकड़ने निकल गए हैं। दंगा हिंदू मुस्लिम सिख जैन नहीं करते, क्रिमिनल करते हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि इसको किसी रिलीजन में मत बांटिए। जो क्रिमिनल लोग हैं ये एक सोची समझी साजिश के साथ चुनाव से पहले दंगा करा रहे हैं। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं, लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, एक सबसे पहले जरा समझते हैं कि हाई कोर्ट में जो आज हियरिंग हुई उसमें क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय के जो बल हैं, जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको लगाया जाए। तो क्या उम्मीद इससे लगाई जा रही है? और दूसरा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो राजनीतिक रस्साकशी चल रही है, अब बात सिर्फ बीजेपी और टीएमसी पश्चिम बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बीच में है। जी बिल्कुल, बात आपने दोनों सही कही अंकित। सबसे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बारे में बता दें, जिन्होंने इंटरिम प्रोटेक्शन दी है और कहा है कि सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। साथ ही ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस को भेजा गया है और केंद्र वाहिनियों को, उनको अभी भी बंगाल में कुछ और दिनों तक रखा जाएगा, क्योंकि भरोसा जताने के लिए, जनता में भरोसा पैदा करने के लिए और उसको टिकाए रखने के लिए अभी और ज्यादा समय की जरूरत होगी। रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास सभी का करना बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसलिए राज्य सरकार को ये आदेश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द सबका पुनर्वासन करें, खासतौर से वो लोग जो मुर्शिदाबाद से मालदा रहने गए हैं और अभी भी कई स्कूलों में वहां पर जगह लेकर या फिर कैंप बनाकर रह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि किसी भी तरह की प्रोवोकेटिव स्पीच अगर नहीं दी, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। ये कहकर कि कोई भी नेता जो इस समय, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब बात करते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो वार पलटवार का दौर चल रहा है, उसमें एक के बाद एक कोई भी किसी को छोड़ नहीं रहा है। वो अगर उत्तर प्रदेश पर सवाल उठा रही हैं तो योगी कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन आज शाम तक राज्यपाल से जब दोपहर में सुकांतो मजूमदार, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, वो मिले थे, सांसद भी हैं मुर्शिदाबाद की घटना पर, तो राज्यपाल ने ये कहा है कि वो आज रात को 10 बजे तक मुर्शिदाबाद यहाँ तक निकलेंगे और सुबह तक पहुंचेंगे।
और उसके साथ साथ वो आज पहुंचने के बाद कल जो वहाँ के प्रभावित इलाके हैं मुर्शिदाबाद के, उनका दौरा करेंगे, वहां जाकर समझेंगे कि लोग जितने प्रभावित हैं उनको प्रशासन की ओर से कितनी मदद मिली है और अभी और क्या क्या चीजों की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा इस सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस पर और थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल बन के ममता बनर्जी सरकार के सामने भी खड़ा हुआ है कि किस तरीके का इसका जो असर है, जिसको अंग्रेजी में फॉल आउट कहते हैं, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा। क्योंकि एक तरफ ये सरकार की नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है, अगर आपके राज्य में दंगे हो रहे हैं तो क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से ये काम पूरा हो जाएगा। होम मिनिस्टर खुद मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और दूसरा इसका एक राजनीतिक फॉल आउट है। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ दीपक रंजन साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं टीएमसी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पुरोहित साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा, ममता बनर्जी ने ये तो जरूर कहा कि देखिए इसके पीछे एक साजिश है, बीजेपी भी कह रही है इसके पीछे एक साजिश है। यानी कि विफलता अगर साजिश है भी किसी की, तो होम मिनिस्ट्री की, जो पुलिस है पश्चिम बंगाल की, तो उनकी भी तो विफलता है ना सर, अगर साजिश वो काम करने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये टीवी चैनल पे ये पश्चिम बंगाल का नक्शा दिखा रहा हूँ, और जो गोल किया हुआ है ना, वो जो एरिया एकदम सिंक हो रहा है, जो एकदम पतला, वो एरिया जो है वो मालदा और मुर्शिदाबाद का एरिया है, जो पूरा एक तरफ बांग्लादेश से पूरा सटा हुआ है। इधर में कुछ नहीं है, इधर में झारखंड बिहार के दूसरे है। तो वो जो एरिया है वो पूरा, आप दायां बायां में बंगाल नहीं है, एक तरफ दूसरे राज्य और एक तरफ में बांग्लादेश पड़ोसी राज्य, ये ऐसी स्थिति है। और उस एरिया को, उस पूरे एरिया को कंट्रोल करती है बीएसएफ। आप पता करिए कि 50 किलोमीटर रेडियस में बीएसएफ का कंट्रोल है। 2019 का अमित शाह जी जब गृह मंत्रालय संभाले तब का उनका नोटिफिकेशन है, और गृह मंत्रालय से ही वो ऑपरेट होता है। मगर मैं, ममता दीदी ने जो कहा वो कोई उसमें गलती नहीं है कि जिस तरह से एक उपद्रव, देखिए इनकी भी आईबी रिपोर्ट है, वो बोल रही है कि बांग्लादेश से लोग घुसे हैं। तो आपके बाहर से अगर लोग घुसेंगे और डिस्टरबेंस करके चले जाएंगे, ये गेटवे किसने दिया, इसकी तो, ये तो जांच का विषय है। और हमारी एसटीएफ टीम ने ऑलरेडी जांच शुरू कर दी है और बहुत सी चीजें पुलिस सामने की आ तो रही कुछ है। जिम्मेदारी होगी सर, या लोकल पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, एकदम है। 278 लोगों को कल तक गिरफ्तार किया गया है। 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने हत्याएं की है। 3 लोगों की हत्याएं हुए हैं, 2 हिंदू और 1 मुसलमान 17 साल का लड़का है। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से आप उपद्रवियों को मत देखें। उपद्रव करने वाले लोगों का कोई जाति और धर्म नहीं है, वो देशद्रोही लोग हैं, वो इस देश को नहीं मानते हैं। और उनके ऊपर जो कड़ी से कड़ी जो कानूनी कार्रवाई है, दीदी ने स्पष्ट कर दिया है। सर लेकिन ये सब बातें टीवी पर करना आसान है, और ठीक बात भी है कि ये सब बातें कहनी चाहिए, लेकिन बात सारी, जैसे आपने कहा, पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ दंगों के बाद लोगों को अरेस्ट करने की नहीं है। इस तरह की कोई साजिश हो रही हो तो उसे रोकने की भी है। तो ये भी बात कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल, अगर आप इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं तो इसमें इंटेलिजेंस फेलियर सरकार के कौन लोग हैं, उन्हें भी तो चिन्हित कीजिए ना। बीएसएफ का जो आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, किसने वो दिया? अभी तक जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर कुछ नहीं ले रही है। सुनिए, किसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, किसी के साथ में भी। पहले ये आरोप लगाया जा रहा था कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को अपीसमेंट पॉलिटिक्स करती है, मगर जब मुसलमान लोगों को जेलों में भरा जा रहा है तब आप ये बात नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ आप ये आरोप लगा रहे हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये बोलते हैं, इनके नेता हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम चलाते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हमारे राज्य में ये बांग्लादेश में दंगे शुरू होने के बाद में 10 महीनों पहले बांग्लादेश में, एक मिनट रुक जाइए, आपने अपनी बात रख दी है बाकी विस्तार से, मुझे बाकी अपने गेस्ट पे भी जाने दीजिए। सौरभ दुबे साहब, ये जो पूरा घटना है, इसको ममता बनर्जी का सीधा सीधा आरोप है कि देखिए साजिश कराकर चुनावी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में। उससे भला चाहे राजनीतिक तौर पर थोड़ा बहुत अभी किसी को हो जाए, ना तो टीएमसी को होने वाला है ना बीजेपी को होने वाला है। अरे बीजेपी को तो होगा ना, अभी राज्य में चुनाव है। सर आपने अपनी बात रख ली, दुबे साहब से सवाल है। दुबे जी अनम्यूट कर लीजिए जरा अपने आपको सर। जी। सांप्रदायिक अराजकता से संवैधानिक प्रतिबद्धता का अपहरण करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में लगातार की जा रही है, और लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो क्रूर क्रिमिनल ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल को हाईजैक कर ली हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये
टीएमसी की तरफ से इन्होंने कहा कि बाहर के लोग आकर के वहां पर उपद्रव मचा रहे हैं, अराजकता का माहौल बनाए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आदरणीय ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी कोई जिम्मेदारी तय होगी या नहीं होगी? प्रदेश के अंदर एक बड़ा वर्ग हिंदू जो समाज है, आज वो पलायन कर रहा है। ये साफ साफ दर्शाता है कि जो पश्चिम बंगाल है, उसके अंदर संवैधानिक संस्थाएं जो है वो काम ही नहीं कर रही हैं। तो अगर काम पश्चिम नहीं कर रही है तो बंगाल की केंद्र सरकार किसका इंतजार कर रही है सर? चुनावों का? अगर काम नहीं कर रही है तो बर्खास्त कीजिए, हटाइए इनकी सरकार को, कीजिए इतनी हिम्मत। नहीं, निश्चित तौर पे आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर ये संस्थाएं नहीं काम कर रही हैं, पुलिस अपना नहीं काम कर रहा है, तो राष्ट्रपति शासन वहां लगाने की मांग केंद्र सरकार पहले तो कर सकता है। देखिए, एक बात अंकित भाई समझनी पड़ेगी, पर दुबे जी जब भी क्यों नहीं कर पश्चिम रहे बंगाल हैं? के बात अंदर आप जो कह रहे हैं बात ठीक कह रहे हैं, पर मुझे बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको मैं आपको लगता है कि उसका आपके ऊपर फिर आपको राजनीतिक फायदा बीजेपी को नहीं मिल पाएगा, ममता बनर्जी एक मार्टर हो जाएंगी और फिर आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो सब कुछ राजनीति के चश्मे से तो देखा जा रहा है। अंकित भाई देखिए, जिस प्रकार से हमने लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर कोई नया विषय नहीं आया, ये पहले भी हमने देखा है कि जब वहां पर जो सेंट्रल से टीमें जाती हैं, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, चाहे सीबीआई की टीम हो, चाहे ईडी की टीम हो, उस पर किस तरह से पथराव कराया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। एक बड़ा सिलसिला हमने देखा है क्रिमिनल करतूत का, जो पश्चिम बंगाल में लगातार चला आ रहा है। सर और ये निश्चित बात तौर आप पर लगातार इसको- कह रहे हैं, वीएचपी जाके पीआईएल करती है, कहती है कि देखिए कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। अगर इतनी चौपट हो चुकी है, इतनी इतनी स्थिति जो आप बाहर बता रहे हैं कि इतनी भयावह स्थिति है पश्चिम बंगाल में, तो केंद्र सरकार के ऊपर भी तो सवाल उठेगा ना कि केंद्र सरकार क्या कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार ने बार बार वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है, उनको हिदायत भी दी है कि आप अपनी जो शांति व्यवस्था है उसको बना के रखिए। देखिए, जो मुख्यमंत्री है, मुखिया है, सबसे पहले जिम्मेदार वही होता है। केंद्र की जो सरकार है वो निर्देश देगी वहां से, मुख्यमंत्री का काम होता है कि वहां है। पर संविधान के तहत कार्रवाई करना। और संविधान से रुक जाइए कहीं एक मिनट, मैं ममता बनर्जी इंसाफ और इकबाल से दूर होती जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास उनसे उठ लेकिन रहा है। अगर उसके बाद सिर्फ राजनीति के लिए चुनाव क्योंकि आने वाले हैं, अगर स्थिति को आप कंटिन्यू करने, आरोप जो आप लगा रहे हैं उस आरोप को बैक करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपके सरकार के पास तथ्य हैं, तो सरकार को कौन रोक रहा है ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने के लिए? रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए। दीपक रंजन साहब, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दीपक साहब, जो मैं पहले अपने सहयोगी से भी पूछ रहा था, ये जो लड़ाई है पूरी, ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं हो गई है, अभी उत्तर प्रदेश बनाम पश्चिम बंगाल भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ रोज जाके एक बयान दे देते हैं, वो रोज ममता बनर्जी को लताड़ते हैं, कहते हैं देखिए मुर्शिदाबाद पे उनकी आवाज नहीं निकल रही, कोई आपके लोग की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वो कुछ बात नहीं कह रही क्योंकि वहां पर हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है। देखिए अंकित जी, उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनकी फाइलों में हर तरफ मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। अगर इनको कंपेयर ही करना है किसी स्टेट से, तो मणिपुर से अब तक क्यों ये शांत बैठे रहे? मणिपुर से इन्होंने क्यों नहीं कंपेयर किया? आज मणिपुर आज भी जल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद भी आज मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर किसकी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, वहां पे रहा सवाल बंगाल का, वहां पर वहां की आदरणीय ममता बनर्जी जी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, मैं समझता हूं मोर देन 250 लोग उन्होंने अरेस्ट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, एक तरफा कार्रवाई तो कर रहे हैं। लेकिन भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की देखिए दीपक मंशा जी, ये है, दिक्कत यही है ना, वोटों को पोलराइज ये जो करना। बीमारी है ना सेलेक्टिवनेस की, बिल्कुल मतलब जो हमें सूट करेगा हम सिर्फ उसी को देखेंगे, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में बिल्कुल एक समान है। आप कह रहे हैं मणिपुर की, आपने बात याद दिला दी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कैसे मेंटेन हो रहा है सर? अगर इतने सारे लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री जी की भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? दीपक जी, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आराम से जवाब दीजिएगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं बनती है और अगर वो विफल हो रही है, ये सब बार बार बोल देते हैं हमने इतने लोगों को पकड़ लिया है, तो विफलता पहली आपकी ये थी कि अगर वहां पर दंगे हुए हैं तो वही आपके लॉ एंड ऑर्डर की विफलता है, या क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक की अलाई पार्टनर है इसलिए आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, देखिए, बात इंडिया अलायंस की नहीं मैं है, बात इसका यहाँ पर जवाब अगर आप देता हूं। बात अगर आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ बतौलेबाजी, डायलॉगबाजी के लिए ही जाने जाते हैं। संभल का दंगा भूल गए वो, बहराइच का दंगा भूल गए वो। आज किस तरीके से एक सांसद के घर पे दंगाई पहुंच जा रहे हैं, जबकि जिले में, आगरा में जो है मुख्यमंत्री जी उस जिले में मौजूद थे जहां पे चप्पे चप्पे पे फोर्स होनी चाहिए, और किस तरीके से एक सेना के लोग जो है वहां पर नंगी तलवारें लहराते हुए, पिस्टल लहराते हुए, लाठी लेकर के एक सांसद के घर का शीशा तोड़ दे रहे हैं, उनके घर की गाड़ियां तोड़ दे रहे हैं, उनके घर पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो बेचारे दहशत में है, खौफ में है वो लोग, क्योंकि वो दलित समाज से है, इसलिए उनके साथ उनको उत्पीड़न किया जा रहा है उनका।
भाई वैचारिक लड़ाई है, अगर किसी ने कुछ अगर बात रखी तो उसकी वैचारिक लड़ाई लड़ सकते हो आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हो, आप कानून जाओ, आप माननीय न्यायपालिका में आप जाओ, आप वहां पे गुहार लगाओ कि इस तरीके के जाति समाज को ठीक या है, किसी महापुरुष के खिलाफ इस ठीक है, तरीके पर की बातें पुरोहित अगर जी ये कर रहे हैं। एक सवाल तो उठता है। अगर बात करें वक्फ, क्योंकि वक्फ को लेकर ये शुरू हुआ था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। अगर आपने आसाम का क्योंकि अभी जिक्र किया था, आसाम में अगर जनसंख्या के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पश्चिम बंगाल से ज्यादा मुसलमान हैं। वहां तो इस तरह के कोई दंगे नहीं हो रहे, वहां तो इस तरह की कोई घटना नहीं सामने आ रही। तो पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्या हो रहा है, किसकी उनको शय मिल रही है जिस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं? नहीं, विरोध प्रदर्शन सभी जगह हुआ है। दंगे तो नहीं हो रहे सर, विरोध प्रदर्शन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, शांतिपूर्वक विरोध करना सबका अधिकार है, दंगे करना किसी का अधिकार नहीं है। हुआ है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं अंकित जी, मगर आपको यह देखना है कि जस्टिस नरीमन ने अभी 2 दिन पहले ही एक बयान दिया है कि संविधान का मूल सिद्धांत अगर खत्म हो गया तो भगवान इस देश की रक्षा करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं प्रकाश पुरोहित नहीं कह रहा है, ये जस्टिस नरीमन का बयान है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये ऐसी बात उनको क्यों कहनी पड़ी है कि हमारे देश का जो ढांचा बना हुआ है उससे जब छेड़छाड़ होती है तो क्यों ऐसा कर दे? ऐसी सोच कौन है जो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं? कल सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप क्या हिंदुओं के मंदिर में गैर हिंदुओं को जगह देंगे क्या? पुरोहित साहब, वो ये तो सवाल कोर्ट किया कह रहा है ना, ये सरकार से सवाल किया है। एक मिनट सर, सरकार से सवाल बिल्कुल कर रहा है कोर्ट बिल्कुल सवाल कर रहा है, कोर्ट अपनी बात तो देश लोग हैं सर, एक मिनट, देश का संविधान यही कहता है ना कि अगर सरकार कुछ भी ऐसा बिल बनाए, कोई कानून लाए जिससे आप आहत, सुन लीजिए सर, एक मिनट सर, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा था, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था, बीच में फिर सवाल करने और बोलने, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा सर? अगर मैं आपसे पूछूंगा उत्तर पर जवाब दीजिए, आप मुझे पूरब में लेके जाएंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। दिखा रहे हैं, मगर मैं जब बोल रहा हूं कि 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ कंट्रोल करता है, लॉ एंड ऑर्डर बीएसएफ कंट्रोल करता है वहां पर, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो भाग नहीं सकते अमित शाह। जितनी सरकारी एजेंसियां हैं अमित शाह के ऑफिस से ऑपरेट होती है, एनआईए हो चाहे जो भी ऐसे, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली सर, बिल्कुल आपकी बात आपने कह ली कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। आपने कही ये बात, आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अब मैं एक बार फिर से, पुरोहित साहब, तोड़फोड़ की और चले गए। पुरोहित साहब, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपने अपनी बात, आपने कहा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनको अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं, भागना नहीं चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ही बार बार ये कहती है। वो सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं और फिर पूछता हूं, पश्चिम बंगाल में ही क्यों वक्फ को लेकर दंगे हो रहे हैं और कहीं पर यह देखने को क्यों नहीं मिल रहा है सर? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं हुए, दंगे मुर्शिदाबाद में हुए। उसके अलावा कलकत्ता में पुलिस ने दौड़ाया, पुलिस ने जहां पे इन्होंने अगर कहीं भी आक्रोश, कहीं भी जनता करेगी, उपद्रव करेगी, उनकी कोई जगह नहीं है। पटना में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, सब राज्यों में हो रहा है। जहां जहां मुसलमान है वो अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन करने की किसी को मनाही नहीं है। मगर उपद्रव ये जो किया गया है ये प्लांटेड है, ये एक षड्यंत्र है, बंगाल को टारगेट किया गया है। और भी ऑपोजिशन स्टेट हैं सर, और भी ऑपोजिशन स्टेट हैं। हमेशा सरकार का जवाब जो है ना, जब भी सरकार किसी इस तरीके की चीज में फंसती है तो जवाब साजिश नहीं हो सकता, ये भी सोचने की एक बात होगी। सौरभ दुबे, लगातार ये केंद्र सरकार ये कहती रही है कि देखिए बांग्लादेशी आ गए हैं, ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को लेके आ जाती है। एक मिनट रुक जाइए सर, पूछना चाहता हूं, पुरोहित साहब रुक जाइए, क्यों बचा रहे हैं? केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक कानून संसद में पास कर देंगे। ये तो बात आप कह रहे हैं, मैं जरा ये सवाल ले लूं, या आप बीच में बोलते रहेंगे तो सवाल नहीं हो पाएगा। दुबे साहब, अगर पुरोहित जी, मुझे पसंद नहीं है इस तरह की बातें करना कि आपका ऑडियो कम कर दें, ये सब चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने जो सवाल पूछा मैं उसी को लेकर आगे जा रहा हूं। सौरभ दुबे, अगर ये बार बार केंद्र सरकार कहती है कि देखिए ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को लेकर आ गई हैं, वहां पर डेमोग्राफी चेंज करा दी गई है, ये सब शय दे रहे हैं, तो अगर वहां पर बांग्लादेशी आ रहे हैं और दंगे कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। बात तो सही है, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो केंद्र सरकार के जिम्मे में है, तो आ कैसे रहे हैं बांग्लादेशी? अब तक क्यों नहीं हो पा रही है बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर पे फेंसिंग? कौन देगा इसकी जिम्मेदारी? देखिए अंकित भाई, पहली बात तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मुर्शिदाबाद को टीएमसी के नेता पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं मानते। मुझे इस बात का बहुत दुख है। दूसरी बात देखिए कि बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मुझे एक बात बताइए, आपने प्रश्न भी किया और आपने उत्तर भी दे दिया, क्या केंद्र सरकार अन्य प्रदेशों में ऐसा हो रहा है क्या?
वहां पर केंद्र सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। वहां सर पर शांति इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप भी मुझे, जैसे पुरोहित साहब को पसंद नहीं आ रहा है, उनसे मैंने सवाल पूछ लिया, आपको भी शायद नहीं आ रहा, आप भी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है अगर बांग्लादेशी घुस रहे हैं पश्चिम बंगाल में? तो 11 साल से सरकार है आपकी। नहीं, लगातार जो है बॉर्डर पे कार्रवाई केंद्र सरकार तो कर रही है, लेकिन ये मामला केंद्र सरकार उससे जुड़ा तो है नहीं। ये तो वक्फ बोर्ड को लेकर के एक मामला है, जिस पर इन्होंने ये कहते हैं कि हम यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहां पर हम ये देख रहे हैं कि वहां पर लगातार जो है खून खराबा हो रहा है, सेलेक्टिव तत्व जो है जैसा मैंने पहले कहा था, सेलेक्टिव एमनीजिया इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि अपनी अपनी बात पकड़ के उसी की बात कीजिए। क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं, खुद इस तरीके की सूत्र बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं कि देखिए केंद्र सरकार लगातार ये बात कह रही है कि उन्हें जो रिपोर्ट मिल रही है कि बांग्लादेशी ये दंगा करा रहे हैं। कुल मिलाकर ना तो ममता बनर्जी और ना ही केंद्र सरकार, अगर बाहर के लोग आके दंगा करा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। और सुधार तभी शुरू होगा जब अपनी जिम्मेदारी, चाहे केंद्र की हो चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सिर्फ उठा के उंगली उठा देने से कि साजिश हो गई, राजनीतिकरण से बात बनेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार की जहां पर चुनाव से पहले अलग अलग घटकों में बन रहे समीकरण जो हैं, इस वक्त सबकी नज़र उस पर बनी हुई है। आज महागठबंधन की बैठक, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के अलावा लेफ्ट सहित जो उनके घटक दल हैं सभी शामिल हुए। एनडीटीवी के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है, ज़रा वो आपको पहले बताते हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक को लेकर हमारे पास जानकारी आई है। हमारी जानकारी के मुताबिक शायद गठबंधन मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा घोषित ना करे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को रणनीतिक तौर पर टालने की बात हुई है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी ही करेगी, मगर चेहरा घोषित करने में हड़बड़ी ना की जाए। आरजेडी का नेता ही मुख्यमंत्री होगा, मगर इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को डर है कि कहीं तेजस्वी यादव के नाम पर बाकी पिछड़ी जातियां जो हैं वो नाराज ना हो जाएं। कांग्रेस इस बार बाकी पिछड़ी जातियों और सवर्णों को गोलबंद करने में लगी हुई है। कांग्रेस ने यह सब अपने प्रभारी के फीडबैक के बाद बताया है। 2 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार का दौरा करेंगे। हालांकि कांग्रेस को कुछ सीटों पर अपना दाव छोड़ना पड़ सकता है, यानी 70 सीटें जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी, उससे कम सीटों पर कांग्रेस इस बार लड़ने को तैयार है। वैसे भी पिछली बार 70 में सीटें लड़के कांग्रेस ने कुछ बहुत बड़ा तीर तो चलाया नहीं था, 19 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। तो इस बार कोशिश ये है सीटें कम, लेकिन विनिंग जो अपनी प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, ज्यादा सीटें जीतें, कम सीटों पर लड़के। देखिए, ये बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है, वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को पता है बिहार में महागठबंधन की कोई सरकार उरकार का कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये अस्तित्व संकट का दौर है कांग्रेस के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी के धौंस को सहने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं है। महागठबंधन के लोग कितने भी उठक बैठक कर लें, इनकी कोई स्पष्ट नीति तय नहीं होने वाली, कोई नेतृत्व तय नहीं होने वाला। तेजस्वी यादव जी अब मुंह ताकते ही रह जाएंगे। आपको ये लोग सीएम फेस घोषित आज भी नहीं करने जा रहे हैं। दरअसल स्वार्थ के आधार पर बना गठबंधन है, जिसकी लालसा सिर्फ इतनी है कि किसी तरह से एन केन प्रकार सत्ता हासिल करना। वहीं दूसरी ओर एनडीए सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम कर रही है। स्पष्ट है कि देश को विकसित भारत बनाना है, एनडीए की ये संकल्प है। लेकिन ये लोग स्वार्थ में, और देखिए गठबंधन में हो सकता है कि गठबंधन में भागदौड़ बचने ही वाली है। लोग हम लोगों के संपर्क में लगातार हैं। इवन कि राजद के लोग, गठबंधन के घटक दल तो छोड़िए, राजद के भी कई विधायक, कई एक नेता हम लोग के संपर्क में है, क्योंकि डूबते नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता। और इंडिया अलायंस महागठबंधन अब एक डूबता हुआ जहाज है। ये कमाल की बात होती है कि जब भी आप किसी दूसरे गठबंधन पे बात करते हैं तो उसमें सारी खामियां नज़र आती हैं। अपने गठबंधन में आपको सारी अच्छाइयां दिखाई पड़ती हैं। जो मथापच्ची है एनडीए में, वो भी सीटों को लेकर अभी ज़बरदस्त मची हुई है। लेकिन
महागठबंधन का पटना मंथन जो है उसके ऊपर जरा थोड़ी बात कर लेते हैं। इस मीटिंग में कौन कौन आ रहा है? आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, वीआईपी और आरएलडीपी जो है, ये सारी पार्टियां इस में शामिल होने वाली हैं। सीटों के जो तालमेल है इसके ऊपर चर्चा होगी और तब तय होगा कि किस तरीके से गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए। मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोरंजन बाबा, आप बहुत सालों से देख रहे हैं इस तरह के जो गठबंधन हैं, कभी इधर के कभी उधर के। जब दूसरी तरफ की बात होती है तो सब कुछ बुरा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या खिचड़ी पक रही है बाबा? क्योंकि बड़ा अहम चुनाव है, इस साल का आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद लगातार एक झड़ी शुरू हो जाएगी 2026 में चुनावों की, और कम से कम 2024 के चुनाव के बाद जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिन जिन राज्यों में लग रहा था कि इंडिया अलायंस जीतेगा, वहां पे हार का सामना करने के बाद बिहार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि इस बार जो है महागठबंधन में राहुल गांधी जो हो चाहे तेजस्वी हो, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ये जो बैठक दिल्ली में हुई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उस बैठक में इसी बात पे चर्चा हुई कि कहा गया तेजस्वी को कि देखिए आप नेता हैं महागठबंधन के, आप करीब 150 के आसपास सीटें लड़ेंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है जो आप सब ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन चेहरे के लिए आप इतना जीत ना करें। चेहरा कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो सबसे ज़्यादा सीट जीतेगा उसका नेता ही लीड करता है गठबंधन को, और आप लीडर हैं, पहले भी आप कर चुके हैं। जैसे कि राहुल गांधी अभी एलओपी बने हुए क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या सांसदों की कांग्रेस की है, तो कहा गया ये इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि यदि आपके नाम की बात की जाए तो कहीं यादव नाम को लेकर के आप बिहार यूपी के राजनीति में देखते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट को थोड़ा सा वो थोड़ी सी आपत्ति होती है, तो उस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहा गया है कि आप भले ही हमारे नेता हैं, आप ही नेता होंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको चीख चीख के बोलने की ज़रूरत नहीं है। शायद ऐसा ना हो, आपको देखने को ना मिले कि कोई गांधी मैदान में बड़ी रैली हो रही है, वहाँ पे इसकी घोषणा की जा रही है, शायद ये चीज़ देखने को ना मिले। हाँ, अलग अलग जो है नेता जो है गठबंधन के, वो अपने अपने कास्ट बेस को मजबूत करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का कहना है कि सवर्ण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपने देखा कि कन्हैया कुमार को पदयात्रा कराया गया, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। कांग्रेस ने एक दलित जो है वो अध्यक्ष बनाया हुआ है, उसके जरिए दलित वोट को साधने की ज़रूरत है। मुस्लिम और यादव कम्बिनेशन तो आरजेडी के पास है ही, लेकिन उसमें जब तक वोट आप ऐड नहीं करेंगे आप जो है जीत नहीं सकते हैं। दूसरी ये भी बात हुई कि जब इस सब के अलावा जो आपने स्ट्राइक रेट की बात कही कि पिछली बार 70 सीट लड़े थे, केवल 19 जीते थे, और लेफ्ट पार्टी जो 29 लड़के करीब 16 जीत गई थी, तो इन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया गया और कांग्रेस ने कहा कि हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 70 सीटें लड़ें, लेकिन हम वैसी सीटें लड़ना चाहेंगे जो हम जीत सकते हैं। पिछली बार आपको पता है कि 30 सीटें ऐसी दी गई थी जहां पर कभी ना आरजेडी जीती थी ना कांग्रेस का वजूद था, तो इसलिए संख्या तो बहुत बड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाए। तो वो जो स्ट्राइक रेट है उसको भी कांग्रेस सुधारना चाहती है। कांग्रेस नेतृत्व को मालूम है कि उनका स्ट्राइक रेट पिछले बार खराब था, तो ये दो महत्वपूर्ण रणनीति पर अभी दिल्ली में बातचीत हुई है। तो बाबा ये मान के चलें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की माथापच्ची में हरियाणा हाथ से फिसल गया और मुख्यमंत्री की माथापच्ची में महाराष्ट्र भी हाथ से निकल गया, क्योंकि वहां पर भी यही लड़ाई चल रही थी, घोषित कर दीजिए, हमको घोषित कर दीजिए, और इस चक्कर में काफी गड़बड़ी देखने को मिली। उसको कम से कम अवॉइड करना चाहते हैं, कुछ थोड़ी बहुत सीख ली है। जी हाँ, जरूर सीख ली है और इनको लगता है कि इस बार इनका चांस है, क्योंकि वो जो जेडीयू का वोट है ना उसको ये महागठबंधन टारगेट करेगा। वैसे मतदाता जो कि बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं लेकिन वो नीतीश कुमार के चेहरे के साथ जाते हैं, इस बार शायद वो वापो की स्थिति में है और ये मौका बन सकता है महागठबंधन के लिए कि उन वोटरों को टारगेट किया जाए, और उसके लिए आपको कुछ वैसे मुद्दे लाने पड़ेंगे जैसे पिछली बार नौकरी का मुद्दा था, इस बार एक रेनबो कोalition बनाना पड़ेगा हर जातियों का जिसमें जो है लोग शामिल हों, और उसके बाद कांग्रेस जब पिच करेगी दलित को लेकर के, अगड़ी जाति को लेकर के और बाकी अदर कास्ट को लेकर के, और उसके साथ लेफ्ट रहेगा, उसके साथ जो सहनी को जोड़ा गया है उनका कास्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस भी होंगे इस गठबंधन में, तो एक जो है फ्रंट जो है वो तैयार करने की कोशिश हो रही है। ये शुरुआती दौर की मीटिंग आज भी पटना में है, लेकिन जो दिल्ली की बैठक है उसमें करीब करीब ये बात जो है तेजस्वी यादव को समझाने की कोशिश की गई है राहुल गांधी और खड़गे साहब की तरफ। शायद थोड़ी सी हिम्मत इस बात से भी मिलेगी कि जो
पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहां पर सरकार बचाने में सक्षम हुआ है जो पूरा महागठबंधन है, और वो कोशिश करेगा कि वही इस बार यहां पे बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पे। Hello, Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ वक्त पर चर्चा चल रही थी, इस बीच एक सवाल तमिलनाडु पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अब खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अर्जी पर राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा कि उपराज्यपाल और राज्यपाल जो है लंबे समय तक राज्य सरकार द्वारा पास किए गए जो बिल हैं उन्हें रोक नहीं सकते। इसको लेकर अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी नाराजगी जताई है, ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी जांच या छानबीन के खिलाफ अभेद कवर नहीं है। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एटमी मिसाइल बन गई है। हम ऐसी स्थिति नहीं स्वीकार कर सकते कि आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। तो ये इसको छोटी टिप्पणी मत मानिए, बहुत बड़ी टिप्पणी है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जो रस्साकशी चल रही है सरकार में और कुछ मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर जब वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति इस तरह की कुछ बात कहते हैं तो उसके मायने बड़े होते हैं और इसको एक टकराव के तौर पर भी देखा जा सकता है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, तो क्या मायने लगाए जाएं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं, एक बार फिर से कहीं ना कहीं सरकार और जो न्यायपालिका है उसके बीच में एक टकराव जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है और जो ये फैसला आया था इसके बाद से लगातार टिप्पणियां भी की जा रही हैं, वो चाहे राजनीति के जानकार हों, चाहे कानून के, चाहे संविधान के। वो प्रश्न उठा रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि 3 महीने के भीतर यानी एक टाइम बाउंड मैनर में राष्ट्रपति और राज्यपाल को फैसला करना होगा। राज्यपाल की बात तो समझ में आती है, लेकिन राष्ट्रपति को ये निर्देश देना कि वो 3 महीने के अंदर फैसला करें, इसे कहाँ तक जायज़ माना जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा था। और अब यही प्रश्न खुद उपराष्ट्रपति की ओर से पूछ लिया गया है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 142 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है, उसका न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है 24/7, यानी हमेशा की तरह, हमेशा, हर दिन, हर समय सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो उनका बयान आया है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा टकराव का रूप भी आने वाले दिनों में ले सकता है। और इसी के साथ वो यहीं नहीं रुके हैं। जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे जस्टिस वर्मा, जिनके घर से नकदी मिली थी, उस मामले को भी उन्होंने उठाया और कहा कि आखिर क्या कारण है कि इसमें एक समिति बना दी गई जिसको कि संसद की ओर से कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी आम आदमी के घर से इतना पैसा मिला होता तो FIR कर ली जाती, लेकिन यहाँ पर तो FIR तक नहीं हुई है। तो ये सारे वो प्रश्न हैं जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से उठाए गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जो हैं वो संविधान की संरक्षक हैं, संविधान की रक्षा करती हैं और उसी की शपथ लेती हैं, और उन्हें ये कहा जा रहा है कि उनका जो कानून है या उनका जो कदम है संविधान के हिसाब से है या नहीं है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये निश्चित तौर पर कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। ये बात उपराष्ट्रपति की ओर से कही गई है। मैं आपको ये बता दूं कि जो वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई चल रही है, उस बीच उपराष्ट्रपति का ये बयान आया है। और कल भी जिस तरह से संसद के इस कानून को जो कि लागू कर दिया गया है 8 तारीख से पूरे देश में, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से सवाल पूछे गए, उसके बाद ये माना जा रहा है कि एक ऐसा दूसरा बड़ा मुद्दा बन सकता है जिसको लेकर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में टकराव की नौबत आ सकती है। बिल्कुल, हमने क्योंकि इससे पहले ये भी देखा कि कुछ मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाके पलटा भी है। तो एक लगातार इस तरीके की एक अंडरलाइंग टेंशन जो है वो न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव के बीच में दिखाई पड़ रही है। समाधान क्या होगा आगे देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कल नासिक में एक बड़ी रैली करके हुंकार भरी। इस दौरान शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की AI के माध्यम से बनाई गई आवाज में एक जोरदार भाषण भी सुनाया गया। बाला साहब की इस AI आवाज ने न केवल लोगों को भावुक कर दिया बल्कि वर्तमान राजनीति माहौल पर भी तीखी टिप्पणी की है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग नहीं किया है, लेकिन
उन्हें बीजेपी के हिंदुत्व से का सड़ा हुआ संस्करण स्वीकार्य नहीं है। तो लगातार अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की, सींचने की कोशिश में है उद्धव ठाकरे। लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन को इंडिया गठबंधन को जो बढ़त मिली थी, उसको जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बिल्कुल चकनाचूर एनडीए ने कर दिया, उसके बाद ये एक बड़ी शुरुआत देखी जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से अपनी खोई जमीन को पाने की। मेरे सहयोगी रौनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, संदेश बिल्कुल साफ है, उद्धव ठाकरे अभी तक राजनीतिक जो अपनी जमीन है उसकी लड़ाई में जुटे हुए हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक दल की बात, तो शिवसेना यूबीटी ये पहला ऐसा दल होगा जिन्होंने इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर कहीं ना कहीं जो बाला साहब ठाकरे के प्रति लोगों का प्यार है और अपनी संगठन में जान फूंकने का जो काम कर सकता है, उस जड़ी बूटी का फिर से एक बार इस्तेमाल यहाँ पर करने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने की है। और मुख्य तौर पर सभी को, जो सभागार में कल कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, वे सभी चौंक गए। मुख्य तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बाला साहब ठाकरे की अगर बात की जाए तो साल 2012 में उनका निधन हो गया था, और जिस वक्त उनका निधन हुआ था उस वक्त एकनाथ शिंदे उनके वफादार नेताओं में से एक माने जाते थे, बीजेपी उनकी सहयोगी दल मानी जाती थी। और ऐसे वक्त में जब बाला साहब ठाकरे आज के परिप्रेक्ष्य में अपना भाषण दे रहे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, उस दौरान वो एकनाथ शिंदे, बीजेपी, इन सबको निशाने पर ले रहे, तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए भी काफी आश्चर्यचकित करने वाला ये मौका था। लेकिन निश्चित तौर पर बाला साहब ठाकरे की विरासत को, बाला साहब ठाकरे के नाम को कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे फिर एक बार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त जब राजनीतिक तौर पर उनकी पार्टी और वो हाशिए पर नजर आ रहे हैं। जी रौनक, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई है राजनीतिक हलकों में। अगर बात करें बीजेपी और बाकी पार्टियों की, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई है इस रैली के बाद? जी देखिए, मुख्य तौर पर जो विपक्षी दल है, बीजेपी और शिंदे की जो शिवसेना है, उनकी तरफ से निश्चित तौर पर इसकी आलोचना की गई है। बीजेपी के नेता राम कदम और प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले दोनों ने कहा है कि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में मुखी उन्हें खानी पड़ी है, ऐसे में अब बाला साहब ठाकरे के नाम का सहारा उन्हें लेना पड़ रहा है। वहीं अगर शिंदे की शिवसेना की बात की जाए तो उनका कहना था कि बाला साहब ठाकरे के भाषणों से अच्छा उन्होंने जो इससे पहले भाषण किए हैं, उन्हें ही अगर उद्धव ठाकरे अनुकरण कर लेते, जैसे बाला साहब ने कहा था कि वो अपनी शिवसेना की कभी कांग्रेस नहीं होने देंगे, अगर इतना भी उन्होंने उद्धव ठाकरे ने स्वीकार कर लिया तो बाकी के पाप उनके धुल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आलोचना कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी शिंदे की शिवसेना हो या बीजेपी, वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेती दिख रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज भी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। गुरुवार को रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ का तीसरा दिन है। भूमि सौदे मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा आज पेश हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने दिन भी बुलाएंगे हम आएंगे। सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। इन सभी सवालों के जवाब पहले ही दे दिए जा चुके हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मेरे जन्मदिन के सप्ताह की सेवा कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है। मैंने बुजुर्गों को भोजन कराने और विभिन्न क्षेत्रों में के सभी बच्चों को उपहार देने की योजनाएं बनाई हैं। उन्हें मैं तब तक जारी रखूंगा जब तक सरकार मुझे अच्छा काम करने और अल्पसंख्यकों के प्रति उनके अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में बोलने से नहीं रोकती, या फिर अगर मेरे राजनीति में आने की इच्छाएं और बातें भी होती हैं। दिन बुलाएंगे, मैं सारे सवाल, जितने भी सवाल थे उसके जवाब दे दिए हैं। यही चीज बात हो चुकी है पहले 2019 में, सारी यही सवाल पहले दे चुके हैं और कोई नई बात नहीं है। उनका प्रचार करने का तरीका है, मिसयूज करने का तरीका है, दुरुपयोग हो रहा है। हम झेलने की क्षमता हमें है, हम झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मूक बधिर नाबालिग बच्ची से रेप की घटना सामने आई है।
रेप के बाद बच्ची को सुनसान जगह पर छोड़कर आरोपी भाग गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण शॉकिंग खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के रामपुर से आ रही है। रेप का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 घंटे में पुलिस ने तफ्तीश करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रामपुर के सिफनी थाने का ये मामला बताया जा रहा है। बच्ची की मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसका इस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण बर्बरतापूर्ण ये पूरा मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची जो बोलने और सुनने में असमर्थ है, उसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और अज्ञात अभियुक्त की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। अज्ञात अभियुक्त के तलाश के दौरान जब जानकारी मिल गई, अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किया जा रहा था, अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें अभियुक्त घायल हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दलित दूल्हे की घोड़ी से उतारकर कुछ दबंगों ने पिटाई कर दी। इस दौरान बाराती और स्थानीय लोगों के बीच में मारपीट हुई और काफ़ी ज़बरदस्त लाठी डंडे चले। खबर के मुताबिक डीजे की आवाज़ के बीच में घुड़चड़ी की रस्म हो रही थी। स्थानीय लोगों ने डीजे की आवाज़ कम करने को कहा और उसके बाद विवाद हो गया। दूल्हे के साथ मारपीट हुई। वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मामले में दुल्हन की मां की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने दूल्हे को घोड़ी से उतारकर उसके साथ अभद्रता की, मारपीट की। अभी भी और फिर जब ये बात होती है कि देखिए सबका साथ की जब बात होती है तो उसमें एक ये बड़ा टीस के तौर पर सामने आता है कि कैसे कुछ लोग अभी भी पुरानी मानसिकताओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दलित लोगों को अभी भी इस तरीके का अपमान झेलना पड़ता है। गाजियाबाद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर लाइसेंसी हथियार से अपनी जान भी ले ली। मृतक के आधे पेज के सुसाइड नोट में लिखा है, जिसमें उसने लिखा है कि उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, जो वह वहन नहीं कर सकता, इसलिए अपनी जान दे रहा है। पत्नी के साथ जीने मरने की कसम खाई थी, इसलिए पत्नी को भी मार दिया। मृतक दंपति के 2 बच्चे हैं। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल 2025 को थाना नंदगांव में कुलदीप त्यागी नामक एक 46 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा अपनी और अपनी पत्नी की अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार करके हत्या कर दी गई और खुद भी आत्महत्या कर लिया गया। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कुलदीप त्यागी जो मृतक है उसके द्वारा बताया गया है कि वो कैंसर से पीड़ित है, जिसका उसके घर वालों को पता नहीं है और वो नहीं चाहता कि इलाज में पैसे खर्च हो, इसलिए खुद और अपनी पत्नी की जान ले रहा है। इस संबंध में जांच की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।